अगर आप सभी का क्लास ट्वेल्व के हम अध्याय का हम लोग आज आगे पढ़ाएंगे। कल हम लोग भाग वन में देखे थे जनन के बारे में। जनन कितने प्रकार के हैं, जनन किस प्रकार से होते हैं, अलैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन के कितने प्रकार हैं, इन सभी के बारे में हम लोग आज जो अध्याय है वह है जीवों में जनन। जीवों में जनन। और आज हम लोग इसका भाग सेकेंड करेंगे, जीवों में जन्म का। कल हम लोग इसमें विखंडन के बारे में देखे थे। आज हम लोग उससे आगे दूसरा टॉपिक होगा, वो हम लोग देखेंगे आज मुकुलन के बारे में। दूसरा क्या था हम लोग का, मुकुलन या अलैंगिक प्रजनन की विधि। मुकुलन क्या है? यह अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है। यह अलैंगिक प्रजनन की एक या अलैंगिक प्रजनन की एक विधि दिया गया है। अलैंगिक प्रजनन की एक विधि। इसमें क्या होता है, जिसमें जीव शरीर पर एक बाह्य प्रभाव, जिसमें जीव शरीर पर जीव शरीर पर एक बाह्य प्रभाव, एक बाह्य प्रभाव, एक बाह्य प्रभाव अर्थात बल जैसी संरचना, अर्थात बल जैसी संरचना विकसित होती है। अर्थात बल जैसी संरचना विकसित होती, बल जैसी संरचना विकसित होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे मोकुल कहा जाता है। जिसे मोकुल या बल, जिसे मोकुल या बल कहा जाता है, कहा जाता है। यह यह बल, यह मोकुल जो है वह जीव शरीर पर, जीव शरीर से कुछ समय पश्चात, कुछ समय पश्चात टूट कर अलग हो जाता है, टूट कर अलग हो जाता है और नए जीव का निर्माण करता है, और नए जीव का निर्माण करता है। अलैंगिक प्रक्रिया, अलैंगिक जनन की जो यह प्रक्रिया है, अलैंगिक जनन की यह प्रक्रिया अमीबा तथा यीस्ट, अमीबा तथा यीस्ट में देखने को मिलती है। यीस्ट में देखने को मिलती है, यीस्ट में देखने को मिलती है। अर्थात हम लोगों ने मुकुलन के बारे में देखा है। मुकुलन जिसको हम लोग बडिंग कहते हैं, यह अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जो यीस्ट तथा हाइड्रा इत्यादि में देखने को मिलती है। और आप लोग जानते हैं कि सभी कोश के जीव यीस्ट और हाइड्रा जो होते हैं, इनके शरीर पर एक बल्ब जैसा भार विकसित होता है, और वह बल्ब जैसा जो भार होता है उसे हम लोग मुकुल या बड कहते हैं। यह उभार कुछ समय पश्चात क्या होता है, मातृ शरीर अर्थात जीव शरीर से अलग हो जाता है और विकसित होकर के यह एक नए जीव में परिवर्तित होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी मुकुलन कहलाती है। हम लोग देखते हैं मुकुलन आखिर कैसे होता है, हम लोग डायग्राम को समझेंगे। तो हम लोग जो डायग्राम बनाएंगे वो है यहाँ पर हाइड्रा का डायग्राम। हम लोग देखेंगे हाइड्रा जो है वह इस डायग्राम का देखने में हम लोगों को लगता है यह हम लोगों का वह आपका हाइड्रा, यह एक हाइड्रा है जिसके ऊपर एक बल्ब होता है, छोटा सा भार विकसित होता है, एक छोटी सी संरचना का निर्माण होता है। अब यह हमारा जीव है हाइड्रा। अब इसका जो भार, यह भार विकसित होता है और जब विकसित होकर के क्या होता है, मानवीय शरीर से अलग होता है, मानवीय शरीर से अलग होता है और एक नए में जैसे क्या हो जाता है, मानवीय शरीर को जैसा यह लेकर के बड़ा हो जाता है। और इससे क्या होता है कि बड़े हाइड्रा प्राणी का निर्माण होता है। एक बड़े हाइड्रा जैसे प्राणी का निर्माण होता है जो बिल्कुल ही मानवीय शरीर के जैसा होता है। अर्थात हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर यह एक है नए जीव का निर्माण होता है। यह अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, हाइड्रा जैसे कोशिश देख पाए जाते हैं, इनके शरीर पर एक उभार विकसित होता है जिसको हम लोग बड कहते हैं। क्या कहते हैं, बड या मुकुल। क्या कहते हैं, बड या मुकुल। जो क्या होता है कुछ समय पश्चात करके अलग हटता है और वृद्धि करता है, विकास करता है और इसके बाद नए जीव में परिवर्तित हो जाता है और नए जीव का निर्माण कर जो बहुत ज्यादा अपने मातृ जीव के जैसा
होता है, अर्थात मुकुल से नए जीव बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। तो ये था हम लोग का मुकुलन। अब हम लोग आगे इसमें देखेंगे मुकुलन के बाद जो होगा वो अगला टॉपिक आता है। मुकुलन के बाद होगा आपका पुनर्जन्म। मुकुलन के बाद हम लोग का क्या है, पुनर्जन्म। तो हम लोग देखेंगे पुनर्जन्म, हम लोग देखेंगे पुनर्जन्म के बारे में, यानी कि जन्म अलैंगिक प्रजनन की एक विधि। पुनर्जन्म जो है तो इसके बारे में देखेंगे, लैंगिक प्रजनन की यह क्या है, एक विधि है। यानी लोग देखते हैं अगला का हम लोग का तीसरा पुनर्जन्म, ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, यह अलैंगिक जनन, यह भी अलैंगिक जनन की, यह भी अलैंगिक जनन एक, या फिर अलैंगिक जनन की एक विधि है, जिसमें क्या होता है, यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है जो मुख्य रूप से चपटे के, जो मुख्य रूप से कुछ चपटे की जैसे कुछ चपटे के लिए, चपटे के लिए जैसे प्लेनेरिया, चपटे के लिए जैसे प्लेनेरिया में देखने को मिलता है, जैसे प्लेनेरिया में देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है जीव शरीर आकस्मिक रूप से, यानी इसमें जीव शरीर, इसमें जीव शरीर जो है वह आकस्मिक रूप से कई खंडों में टूट जाता है। आकस्मिक से क्या हो, आकस्मिक रूप से कई खंडों में टूट जाए, आकस्मिक रूप से कई खंडों में टूट जाए या बांट या बांट जाए। तो कटा, तो प्रति कटा खंड जो होगा, प्रति कटा हुआ जो खंड होगा वह विकसित होकर या वृद्धि कर, वह विकसित होकर नए जीव में परिवर्तित हो जाता है, नए जीव में परिवर्तित हो जाता है, नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रक्रिया को पुनर्जनन या रीजनरेशन कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को रीजनरेशन कहा जाता, इसी प्रक्रिया कहता है रीजनरेशन कहा जाता है। अर्थात हम लोग क्या देखते हैं कि रीजनरेशन अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से कुछ चपटे के जैसे प्लेनेरिया इत्यादि में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, ये प्लेनेरिया जो जीव है इसका जो शरीर है वो आकस्मिक रूप से कई भागों में कट या जानबूझ करके इसको कई भागों में काट दिया जाए। तो प्रत्येक कटा जो इसका खंड होता है वह वृद्धि करके या विकसित होकर के क्या होता है, नए जीवों में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्जनन या रीजनरेशन कहते हैं। चलिए हम लोग पुनर्जनन के बारे में देखते हैं, डायग्राम समझते हैं। तो हम लोग प्लेनेरिया जानते हैं वह कुछ किसी प्रकार का एक चपटा कृमि होता है। अब यह जो प्लेनेरिया है इसको हम लोग, यह जो एक चपटा कृमि प्लेनेरिया, इसको हम लोग कई भागों में मान के चले, हम एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से, 3 भागों में इसको हम कट कर देते हैं। तो इसके कितने भागों में हमने कट किया है, 3 भागों में। इसका जो प्रत्येक कटा हुआ खंड है तो वह वृद्धि करता है और बिल्कुल अपने जनक कोशिका की तरह दिखना शुरू हो जाता है, बिल्कुल क्या हो जाता है, अपने जनक कोशिका की तरह दिखना शुरू हो जाता है। अर्थात इसके जितने भी कट पार्ट्स, यानी each cuts parts are developed bending organism, each cuts parts are developed in new organism। यानी जब कभी हम प्लेनेरिया अर्थात चपटा कृमि को लेते हैं और फिर जो इसको आप देख रहे हैं, इसको हम 1, 2, 3 बराबर भागों में, 3 अलग अलग भागों में हमने इसको काटा, या ये आकस्मिक रूप से खुद ब खुद कट जाए, मान के चलिए इसको कहीं धोखा मिल गया हो या अपना क्या क्या किले आप जीने नहीं जीना मरना जिसके संग था वो छोड़ के चली गई, तो क्या करता है, अपना शरीर को कई खंडों में तोड़ लेता है। तो इसके प्रत्येक टूटे हुए खंड या प्रत्येक कटे हुए खंड जो होते हैं पुनः विकसित करके इसके ही जैसे नए संरचना का निर्माण करते हैं, यानी पुनः विकसित होकर के इन प्रत्येक खंडों से एक नए जीव का निर्माण होता है जो बिल्कुल ही अपने जनक के समान होता है। और जितने भी पार्ट्स है, इस पार्ट्स यानी जितने भी ये कटे हुए जो पार्ट्स आए वे डेवलप इन न्यू ऑर्गेनिज्म,
यानी वे क्या हो जाते हैं, विकसित होते हैं किसमें, नए ऑर्गेनिज्म यानी नए जंतुओं में। यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, हमारी रीजनरेशन कहलाती है। हम लोग को यहाँ याद यह रखना है कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, अलैंगिक प्रजनन की किन विधियों के बारे में बताइए, अलैंगिक प्रजनन की 3 विधियों के बारे में बताइए, अलैंगिक प्रजनन की 2 विधियों के बारे में बताइए, या फिर 5 नंबर में पूछता है अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, इनकी विधियों का वर्णन करें। तो एक तो हमारा ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट करता है। दूसरा हमारा जो बोर्ड क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि अलैंगिक प्रजनन का जो पुनर्जनन है वह किसमें देखने को मिलता है। तो आपको सबका उदाहरण याद रखना है। जैसे आपने मुकुलन देखा यीस्ट तथा हाइड्रा में, द्विखंडन आपने अमीबा वगैरह में देखा, पैरामीशियम में देखा। उसी प्रकार रीजनरेशन आप देख रहे हैं चपटा कृमि अर्थात प्लेनेरिया में। तो ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं ये किन किन जीवों में हो रही है, किस अवस्था में हो रही है, ये सब जो है क्वेश्चन के रूप में फॉर्मेट किए जाते हैं। अब चलिए हम लोग इससे आगे का भाग देखते हैं। तीसरा भाग इसको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर किया करें, इससे हमारा और मनोबल बढ़ता है। तो चलिए हम लोग और आगे देखते हैं। पुनर्जनन के बाद चौथा देखते हैं, इसमें हम लोग का है खंडन। चौथा क्या हम लोग का, खंडन अर्थात फ्रेगमेंटेशन। खंडन को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो यह कोई अलग नहीं है, यह बिल्कुल जो आपका ये जो प्रक्रिया है जो अभी हम लोगों ने देखा है इसी का एक प्रक्रिया है खंडन भी। उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि खंडन क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है। अब जो चौथा हम लोग का उसको हम लोग बोलते हैं खंडन, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए हम लोग खंडन के बारे में देखेंगे। तो यह भी क्या अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया। अब इतना बात हम लोग सभी लोग जानते हैं तो उतना हमको लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं। यह क्या है, अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया। हम लोग सीधा लिखते हैं अलैंगिक प्रजनन की विधि। अलैंगिक प्रजनन की विधि है, अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है जो क्या होता है, जो स्पाइरोगाइडा, जो स्पाइरोगाइडा अर्थात शैवाल, स्पाइरोगाइडा कॉमा डाल करके हम लिख सकते हैं, कॉमा शैवाल में देखने को मिलती है, में देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। अच्छा, यह भी बिल्कुल आपका पुनर्जनन की तरह है, जिसमें इन जीव शरीर का, जिसमें जीव शरीर जो होता है, जिसमें जीव शरीर कई भागों में टूटते हैं, कई भागों में टूटते हैं, कई भागों में टूटते हैं और टूटते और पुनः जुड़कर नए ऑर्गेनिज्म, पुनः जुड़कर नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, पुनः नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। यह आपका कुछ निम्न वर्गीय जीव जो है जैसे शैवाल वगैरह हुए उनमें देखने को मिलता है। इसके द्वारा हम लोग देखते हैं स्पाइरोगाइडा में या शैवाल में सर्वाधिक यह प्रजनन की विधि प्रचलित है खंडन की। इसमें क्या होता है कि जो जीव शरीर है वह कई भागों में टूटता है और फिर इसका भी वही पुनर्जनन जैसा ही कॉन्सेप्ट है और टूटे हुए खंड क्या हो जाते हैं, बिल्कुल जुड़ करके या टूटे हुए खंड विकसित होकर के नए जीवों में बदल जाते हैं। आप लोग सब जो है, जो जितनी भी लड़कियां हैं उन लोगों ने फेयर लवली का डब्बा देखा होगा, वही फेयर लवली बीबी क्रीम जो आपको गोरा कर दे, जो ग्लो करा दे त्वचा पर। वैसे तो सारा ग्लो कुछ दिन बाद झड़ना ही है, तो इतना ग्लो का क्या करना है। तो फेयर लवली जो होता है उसके डब्बा पर आप एक डायग्राम देखते हैं, डब्बे के नीचे साइड से आप देखिएगा उस पर कुछ इस प्रकार का एक डायग्राम बना होता है फेयर लवली के डब्बा पर। इस डायग्राम में आप लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं इस प्रकार का एक डायग्राम बना होता है। यही क्या हमारा स्पाइरोगाइडा। मान के चलिए यह कहीं से भी बीच से यहाँ से या यहाँ से अलग अलग भागों में टूटता है, तो इसके जितने भी टूटे हुए जो खंड है यह विकसित होकर के पुनः एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, या पुनः क्या करते हैं, एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रक्रिया को कहेंगे खंडन। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, खंडन कहेंगे। क्या कहेंगे, खंडन कहेंगे। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हमारी खंडन कहलाएगा। अब देखिए इसमें सभी जो जीव है वे सब क्या हो रहा है, वृद्धि करके बिल्कुल हुबहू पहले जैसे बनते जा रहे हैं, अर्थात यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हमारी खंडन कहलाएगी। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, खंडन नाम देंगे। अब हम लोग क्या देखें, यह भी अलैंगिकरण की एक प्रक्रिया है जो क्या होता है, आपको स्पाइरोगाइडा अर्थात शैवाल में देखने को मिलती है, जिसमें इनका शरीर जो होता है वह कई भागों में टूटता है और प्रत्येक टूटा खंड फिर विकसित होकर के क्या हो जाता है, नए जीवों में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। यह क्या हमारा स्पाइरोगाइडा
गायरा, क्या है स्पाइनो गायरा, क्या है स्पाइनो गायरा। और यह टूट करके प्रत्येक नए जीव में विकसित होता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है, इससे आगे का हम लोग देखेंगे, वो 5वां टॉपिक हम लोग का बीजाणु जन्म। क्या है, बीजाणु जन्म। इसमें हम लोग समझेंगे कि बीजाणु जन्म क्या है। हम लोग का जो 5वां टॉपिक आएगा वो क्या हम लोग का बीजाणु जन्म। चलिए इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया। आज थोड़ा हम लोग जल्द कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को आज अलैंगिक जन्म खत्म करना है, क्योंकि हम लोग क्या है अलैंगिक जन्म की प्रक्रिया अगर पढ़ लेंगे तो इसका हम लोग के पास थोड़ा सा कम बचेगा। चलिए अब हम लोग का क्या है, बीजाणु जन्म या स्पोर फॉर्मेशन। 5वां क्या हम लोग का बीजाणु जन्म, बीजाणु जन्म, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। इसी को क्या कहेंगे, स्पोर फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है, यह भी अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया, यह भी क्या अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है जो आपको प्रोटिस्टा फंजाई, यह प्रोटिस्टा तथा फंजाई इत्यादि में, यह प्रोटिस्टा एवं फंजाई इत्यादि में देखने को मिलती है। इत्यादि में पाई जाने वाली अलैंगिक प्रजनन की एक विधि, पाई जाने वाली अलैंगिक प्रजनन की क्या है, एक विधि, अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है, अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। इसमें क्या होता है, बिना युग्मकों के संलयन के, इसमें क्या होता है, इसमें बिना युग्मकों के संलयन से, इसमें बिना युग्मकों के संलयन से ही, बिना युग्मकों के संलयन से ही क्या होते हैं, नए बीज निर्मित होते हैं। बिना युग्म के संलयन से ही नए बीज का निर्माण होता है, नए बीज का निर्माण होता है, नए बीज का निर्माण होता है, जिसमें अंकुरन के बाद, जिसमें अंकुरन के बाद ये नए जीवों में, ये नए जीवों में बदल जाते हैं, जिसमें अंकुरन के बाद ये नए जीवों में बदल जाते हैं। यानी हम लोग क्या देखे हैं बीजाणु जनन के बारे में, यह क्या अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है, यह क्या अलैंगिक प्रजनन की हमारी एक विधि है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि यह कुछ प्रोटिस्टा एवं फंजाई इत्यादि में देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है प्रोटिस्टा फंजाई जो इनमें जो प्रजनन की विधि देखने को मिलती है, इनमें बिना युग्मकों के संलयन, अर्थात इनमें युग्मकों का आपस में कोई संलयन नहीं होता है। बिना युग्मकों के संलयन से इनमें क्या होता है, नए बीज का निर्माण होता है, जिनमें अंकुरन के बाद ये नए जीवों में बदल जाते हैं, और इनमें अंकुरन के बाद ये क्या हो जाते हैं, नए जीवों में बदल जाते हैं। यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, बीजाणु जनन कहलाती है। अब हम लोग देखते हैं बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है यह 2 प्रकार की होती है। बीजाणु जनन की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, यह 2 प्रकार की होती है, यह 2 प्रकार की होती है। अब एक है हम लोग का चल बीजाणु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जूस्पोर। एक क्या है हम लोग का चल बीजाणु, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जूस्पोर। और दूसरा हम लोग का अचल बीजाणु। दूसरा क्या है, अचल बीजाणु, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मोर्टाइल स्पोर। क्या बोलेंगे, नॉन मोर्टाइल स्पोर। क्या बोलेंगे, नॉन मोर्टाइल स्पोर। अब देखिए बीजाणु जन्म जो है 2 प्रकार से पूरा होता है। एक है चल बीजाणु हम लोग का जूस्पोर, और दूसरा अचल बीजाणु हम लोग का नॉन मोर्टाइल स्पोर। अब देखिए दोनों का जो डेफिनेशन है हम लोग का, जूस्पोर जो है चल बीजाणु, जू से क्या शब्द आ रहा है, जेड ओ से जो से क्या आ रहा है, जो मतलब चल। अब किसी को आप जो कहिएगा तो जो का क्या है, जाओ, जो का तो जाओ, कोई जाएगा कब, चल के ही जाएगा, तो जो मतलब चल। और दूसरा क्या हम लोग का नॉन मोर्टाइल। अब मान के चलिए किसी को कोई काम कहा जाता है, जैसे घर में कोई है जो शरीर से थोड़ा हष्ट पुष्ट है, बिल्कुल हम लोग की तरह, तो जो कोई थोड़ा सा मोटा है तो उसको लोग कभी कोई काम करे, दूसरा तुरंत क्या करता है, ना एक हाथ से न होते मोटा है भाई, न एक हाथ से न होते मोटा है, तो न मोटाइल, न से नट, और मोटाइल से क्या होता है, अचल। नॉन मोर्टाइल यानी यह क्या अचल बीजाणु है। अर्थात हम लोग इसमें क्या देखते हैं, चल बीजाणु वैसे बीजाणु को कहते हैं जो जहां पर पनपते हैं या इनका निर्माण जहां पर होता है, ये वहां से किसी माध्यम के द्वारा दूसरे स्थान तक जाते हैं और वहां पर जाकर के ये पनपते हैं या वहां पर जाकर के अंकुरन करते हैं। तो ऐसे बीजाणु को हम लोग क्या कहते हैं, चल बीजाणु। जैसे आप लोगों ने कभी सिमर का फूल देखा होगा, सिमर का फूल जो रुई के साथ
जो उसमें जो रुई आता है तो उसके जो बीज होते हैं वे काफी छोटे, शुष्क और हल्के होते हैं ताकि वे हवा के द्वारा तैर सके हवा में। और वे क्या होते हैं उसके रुई के बीच में पाए जाते हैं, और जब हवा चलती है उसके जो रुई बिखेरते हैं तो वे सभी जगह पर जाकर के फैल जाते हैं, और सभी जगहों पर क्या होता है उनसे बीज का जो छिड़काव होता है उनसे क्या होता है अलग अलग जगह पर पौधे आते हैं तो वे क्या कराएंगे आपके चल बीजाणु। लेकिन कई ऐसे पौधे हैं जिनके बीज जहां पर बनते हैं वहीं पर ये अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण करते हैं, ऐसे तो हम लोग क्या कहेंगे अचल बीजाणु। क्या कहेंगे अचल बीजाणु। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे चल बीजाणु के बारे में और फिर अचल बीजाणु के बारे में। चलिए तो पहले हम लोग देखते हैं चल बीजाणु। इसमें हम लोग देखेंगे चल बीजाणु में क्या होता है। इसमें क्या होगा कि बीजाणु जनन की प्रक्रिया के पश्चात, बीजाणु जनन की प्रक्रिया के पश्चात, बीजाणु जनन की प्रक्रिया के पश्चात बीजाणु जो है वे किसी माध्यम से, बीजाणु किसी माध्यम द्वारा, किसी माध्यम द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अंकुरित होते हो, पर जाकर अंकुरित होते हो, पर जाकर अंकुरित होते हो। तो इस प्रक्रिया को हम लोग चल बीजाणु कहते हैं। इस प्रक्रिया को चल बीजाणु कहते हैं। क्या कहेंगे चल बीजाणु कहते हैं, अर्थात स्पोर कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे चल बीजाणु, यानी बीजाणु जनन की वैसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम लोग क्या देखते हैं कि जो बीजाणु होते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर के और वहां दूसरे स्थान पर जाकर के अंकुरित होते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं चल बीजाणु। जैसे आप लोग मुचनेरिया के बारे में लिख सकते हैं, जैसे हम लोग मुचनेरिया लिख सकते हैं, मुचनेरिया में देखने को मिलता है। आप लोग सिमर का रुई याद रख सकते हैं। तो हम लोग चल बीजाणु में क्या देखें वैसे बीजाणु या बीजाणु जनन की प्रक्रिया के पश्चात बीजाणु किसी माध्यम द्वारा, या तो हवा के द्वारा उड़ा के ले जाए या किसी भी माध्यम के द्वारा, किसी माध्यम द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अंकुरित होते हैं, यानी किसी दूसरे स्थान पर जाकर के क्या होते हो अंकुरित होते हो। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं चल बीजाणु कहते हैं। जैसे हम लोग इसमें देखने को मिलता है वो चिनेरिया में। अब हम लोग देखते हैं अचल बीजाणु के बारे में कि अचल बीजाणु क्या है, इसलिए किस प्रकार से जन्म करते हैं। चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं अचल बीजाणु के बारे में। दूसरा क्या हम लोग का अचल बीजाणु। अब वो हम लोग देखते हैं अचल बीजाणु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं नॉन मोटाइल स्पोर। क्या है अचल बीजाणु, इसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉन मोटाइल। देखिए नॉन मोटाइल है, इसको चला नहीं होगा, नॉन मोटाइल स्पोर। तो इसमें क्या होता है, इसमें बीजाणु जहां पर बनते हैं, इसमें बीजाणु जहां पर बनते हैं वहीं अंकुरित होकर नए जीव, वहीं अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण या नए जीव का निर्माण करते हैं। वहीं पर क्या होता है नए जीव का निर्माण करते हैं। अर्थात ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे अचल बीजाणु कहेंगे। क्या कहेंगे अचल बीजाणु कहेंगे, नॉन मोटाइल स्पोर कहा जाता है। जैसे आपका राइजोपस या बैक्टीरिया वगैरह में देखने को मिलता है। जैसे यह कहा आपको देखने को मिलेगा राइजोपस में, कहा राइजोपस या बैक्टीरिया में, राइजोपस या आपका बैक्टीरिया वगैरह में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है इनमें जो जीव होते हैं बैक्टीरिया हो गए राइजोपस हो गए, ये सब जहां पर बनते हैं वहीं पर अंकुरित होकर के नए जीव का निर्माण करते हैं। अर्थात इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं नॉन मोटाइल स्पोर कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे जगह जा नहीं खेल पावत है, समझे। अर्थात जो जीवाणु या जो बीजाणु यानी वैसे बीजाणु जवन अपन जगह पर पनपी उन्हें पर अंकुरित होकर के नए का पौधा में बदली, ऐसा जीवाणु लोगन का पानी ऐसा कि हम लोग कहते पानी नॉन मोटाइल स्पोर, यानी ऐसे को हम लोग क्या करते हैं नॉन मोटाइल स्पोर। थोड़ा सा हम लोग बिहार से हैं तो अपना अपना लैंग्वेज जो होता है सब लोग बीच बीच में कभी कभी आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको नॉन मोटाइल स्पोर के रूप में जानते हैं। अब आगे हम लोग का इससे आगे का जो प्रक्रिया है वो हम लोग देखेंगे, वह हम लोग का
इससे आगे अलैंगिक प्रजनन के महत्व, क्योंकि हम लोग एक जो है कायिक जनन उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कायिक जनन के बारे में हम लोग क्या करेंगे आगे की कक्षाओं में, और अध्ययन उसके बारे में अच्छा से करेंगे कि कायिक जनन क्या है, कायिक जनन के बारे में क्या होता है, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के महत्व कि आखिर अलैंगिक जनन के क्या क्या महत्व हो सकते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के जो महत्व है इसके तहत हम लोग देखते हैं अलैंगिक जनन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलैंगिक जनन का जो अगला हम लोग का जो टॉपिक है अलैंगिक जनन के महत्व, अलैंगिक जनन के महत्व, अलैंगिक जनन के महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन के महत्व कि अलैंगिक जनन के आखिर क्या क्या महत्व है। तो हम लोग क्या देखते हैं अलैंगिक जनन, इसमें हम लोग देखते हैं इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। दूसरा हम लोग इसमें क्या देखते हैं, इसमें युग्मक संलयन की प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें युग्मक संलयन नहीं होता है, इसमें युग्मक संलयन नहीं होता है। फिर हम लोग क्या देखते हैं इसमें समय कम लगती है, इसमें कम समय लगता है, इसमें कम समय लगता है। इससे क्या होता है संतति श्रेष्ठ गुण वाले, या संतति क्या होते हैं अनुवांशिक गुण में अपने जनक के समान, संतति बिल्कुल जनक के समान होती है, संतति बिल्कुल जनक के समान, जनक के समान होती है, जनक के समान होती है, अर्थात शुद्ध वंश क्रम चलता है, अर्थात उसमें क्या होता है शुद्ध वंश क्रम, यानी जो पिता में है वही शुद्ध वंश क्रम चलता है या प्राप्त होता है। अर्थात करने का अर्थ है पिता अगर मान के चलिए लफुआ है तो बच्चा भी क्या होगा लफुआ होगा, या पिता वाले जो पौधे हैं उसमें जो गुण है वही गुण नए पौधे में आएंगे। अर्थात अलैंगिक जनन के महत्व हम लोग इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, इसमें युग्मक संलयन की प्रक्रिया नहीं होती है। इसके साथ ही इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कम समय लगता है, इसमें क्या कहते हैं संतति बिल्कुल जनक के समान होती है। उसके बाद इसमें अधिक संतान की प्राप्ति होती है, इसमें क्या होता है हमारा अधिक संतान की प्राप्ति होती है, इसमें क्या होता है अधिक संतान की प्राप्ति होती है, यानी कम समय में अधिक संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भी हम लोग अलैंगिक जनन का जो महत्व है वो हम लोग बहुत सारा लिख सकते हैं। इसमें हम लोग जो देखते हैं इसमें उत्पन्न संतान बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं। तो ये सब है अलैंगिक प्रजनन के हमारे पास लाभ। हम लोग क्या देखें अलैंगिक प्रजनन के लाभ में, इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें कोई दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक जनक से ही नए पौधे या नए जीव का विकसित हम लोग कर लेते हैं। दूसरा इसमें युग्मक संलयन नहीं होता, अर्थात दो जनकों की आवश्यकता नहीं है, तो दोनों जनकों के युग्मकों की आवश्यकता भी हमारे पास नहीं होती है। इसमें कम समय लगता है, मानी झंझटिया नहीं है कि वो मादा मिल गया तो भाई वो नर खोज के लाइए, आप दोनों को फिर आपस में संबंध बनाइए, दोनों के संबंध से फिर जो निषेचन होगा युग्मज बनेगा तब संतान, ये उतना झंझटिया नहीं, एकदम आसान है। इसमें तुरंत क्या होता है बहुत कम समय लगता है और कम समय में अधिक संतान की प्राप्ति होती है। सोचिए अगर मानव में ऐसा होता तो आज हम लोग का जनसंख्या और कितना चरम पर होता। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है अधिक समय नहीं लगता है, बहुत कम समय में ही अधिक संतान की प्राप्ति होती है, अर्थात इसमें संतान अधिक प्राप्त किए जाते हैं और समय कम लगता है। संतति बिल्कुल जनक के समान, यानी पिता या माता जो भी है जिनसे संतति का निर्माण हुआ है वो बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं, कोई भी चेंजिंग कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। आज भाग 2 में हम लोग इतना ही करेंगे। अध्याय 1 का भाग 2 में हम लोगों ने आज पढ़ा है जनन के बारे में, अलैंगिक जनन की कुछ प्रक्रिया आज पढ़ी है। इससे आगे का हम लोग भाग 3 में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए और आप लोग इस चैनल को देखिए, इस पर जो वीडियो आते हैं अब ये लगातार आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, आपका 12th के लिए जो आपके मन में एक डर रहता है बायोलॉजी का, उस डर को खत्म करने के लिए आपके अपने भाषा बिल्कुल हिंदी भाषा में बायोलॉजी को हम
अपने प्रयास के द्वारा आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। हमारा मेहनत है और हम मेहनत करके आप चाहते हैं कि आप बायो में अच्छा से अच्छा कर सकें। तो आप लोग पर डे जो वीडियो हम लोग डालते हैं, कभी-कभी होता है किसी कारण से नहीं डाल पाए, लेकिन ये 1 जुलाई से हम लोगों ने जो रूटीन शुरू किया है, वो लगातार हम लोग एक-एक चैप्टर वाइज़ करते चलेंगे। आप लोग रोज़ जुड़िए और देखिए और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए।